खिलाफ और मुंबई कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ मेनली उन्होंने ये उठाया है कि इतना भ्रष्टाचार इधर हुआ है कि सरकार को इस मामले में देखना चाहिए और इसको सही करना चाहिए। मगर ये नहीं होगा जब तक आंदोलन जबरदस्त नहीं होगा। हम ये आंदोलन जबरदस्त करने के लिए आए। थैंक यू। डॉक्टर साहब चाहिए किसका? मनीष सिसोदिया के बारे में बीजेपी एक लीडर ने कहा है कि इनका पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए। तो आप सोचें कि जो बीजेपी इतना भ्रष्टाचार कर रही है तो उनका 2 कदम आगे, पॉलीग्राफ के आगे नार्को टेस्ट भी होना चाहिए और उनका टॉप टू बॉटम आना चाहिए। उनके टॉप के लोगों जो बैठे हुए हैं सत्ता में उनका होना चाहिए, चाहे उनके ऊपर कितने क्रिमिनल चार्जेस हैं, कितने भ्रष्टाचार के हैं। फिर अमित शाह का ले लीजिए, क्योंकि हमारे यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जब आप तक पहुंच चुके हैं तो अब उनके तक वो आनी चाहिए कि अमित शाह के ऊपर कितने भ्रष्टाचार हैं और कैसे कैसे लोगों को मरवाया गया है। इनके ऊपर सीबीआई, इनके ऊपर रेड, और इनके बच्चे यहाँ पर वसई विरार के पास जयशाह, ठीक है, कितने सारे मकान और मैंग्रोव को काट करके अपने बिल्डिंग बना रहे हैं। इन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई ईडी और कोई सीबीआई काम नहीं कर रहा है। और जो लोग देश के लिए काम करना चाहते हैं उनको दबाने के लिए यहाँ पे जो है वो ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको ख़त्म करना है। और अभी फ़ौरन इनका मेरा ये रिक्वेस्ट है कि परवीन दारेकर और ये जो उनके भाई अभी नए खड़े हो रहे हैं, अपना फॉर्म भर रहा है, इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हो, इनकी भी जांचबीन हो कि कैसे ये सब चीज़ें हो रही है। थैंक यू। भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल। आज के टाइम में सारे विभाग, सारे अधिकारी, सारे ब्यूरोक्रेट बिके हुए हैं। प्रजातंत्र कहीं नजर नहीं आ रहा। आखिर हम कैसे इसको आप आंदोलन के जरिए करना चाह रहे हैं? आखिर इसका मुकाम क्या है? कैसे रोका जाए? देखिए, अब धीरे धीरे चिंगारी जो है एक शोले में बदलती जा रही है। दिल्ली से एक चिंगारी उठी थी आज से कई साल पहले और वो दिल्ली में लगी, फिर उसके आसपास में लगी है और अभी गुजरात का इंशाल्लाह किला ढा दिया जाएगा। आप लोग, लेकिन ये कोई आम आदमी पार्टी नहीं इसको ढाएगी, बल्कि वहाँ की आवाम उसको ढाएगी। असल ताकत आवाम की है। आवाम अब धीरे धीरे जागरूक हो रही है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द आवाम 2 से 3 साल में इस देश को बदलने की ताकत रखती है और बदल देगी। कौशिक जी, तो महाराष्ट्र की जो मूवमेंट हुई उस मूवमेंट में 106 लोगों ने बलिदान दिया। उसमें किसान है, उसमें मजदूर है। तो ये मजदूर का लड़ा है, मजदूर की ये लड़ाई है जिसके लिए हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम मजदूर के अधिकार के लिए खड़ा रहेंगे। मुंबई बैंक, ये मुंबई शहर में अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, लेबर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, वुमेन्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, सैलरीड एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज है। तो ऐसी करीब मुंबई में 18,000 से ज़्यादा संस्थाएं हैं। उसकी शिखर संस्था ये मुंबई बैंक है। आपको पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर की बैंकें हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल बैंकें हैं, या प्राइवेट सेक्टर इंडियन बैंक्स है, या पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उसमें आम आदमी जो गरीब है, जो मजदूर है, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, जो चाल में रहता है, उसका इनकम, महीने का इनकम जो है कम होने के कारण तो इस मुंबई में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हर आदमी एक तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक में अपना खाता खुलता है और इन बैंकों का, इसमें जो पैसा रखा जाता है वो पूरा पैसा मुंबई बैंक में रखा जाता है। दूसरी चीज़, हम सब, आप में से बहुत सारे लोग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते होंगे, तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का पैसा भी मुंबई बैंक में रहता है। तो ये मुंबई में रहने वाले हर व्यक्ति के पैसे का मसला है। और मुंबई बैंक में जो लोग चुन के आते हैं, उसमें जो मेंबर्स है, उसमें से बहुत सारे मेंबर, जब हमने 1.5 साल पहले इस प्रकरण का अभ्यास करना शुरू किया तभी पता चला कि ये मुंबई बैंक की जो वोटर्स की वोटर लिस्ट है वही बोगस है। और वो वोटर लिस्ट में महाराष्ट्र के विधान परिषद के उस वक्त विरोधी पक्ष नेता और आमदार प्रवीण दरेकर जी का मजदूर करके नाम था। अभी आप मुझे बताइए, यहाँ पे मौजूद जो लोग हैं, प्रवीण दरेकर जी मजदूर है क्या? मजदूर नहीं है। लेकिन पूछा कि अरे भाई, ये तो करोड़ों के मालिक है, बहुत अच्छा है, मेहनत करके अगर उन्होंने कमाई की होगी तो। लेकिन उनको महाराष्ट्र के विधान परिषद का 2.5 लाख रुपए का सैलरी मिलता है। उन्होंने जो पिटीशन दाखिल की थी 2000, जो इलेक्शन कमीशन को जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे, उसमें बताया था कि मैं बिजनेसमैन हूँ। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स का सहारा लेके हुए हमने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव मिनिस्टर, बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पुलिस
होम मिनिस्टर, बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड और सबसे इम्पोर्टेंट विधान परिषद जिसके वो सदस्य है उसके उपसभापति को पत्र लिखा। ऐसे बहुत सारे पत्र लिखे और उसका फॉलोअप हमने चालू किया। तो उस पत्र के माध्यम से ये मीडिया में इशू आने लगा और इसकी इंक्वायरी लगी। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने प्रवीण दरेकर मजदूर है क्या, इसकी इंक्वायरी चालू की और करीब 1.5 महीने के इंक्वायरी के बाद में उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन ये करके एक रिपोर्ट सबमिट किया कि प्रवीण दरेकर ये मजदूर है नहीं। इसका मतलब नमस्कार, मी आम आदमी पार्टीची उपाध्यक्ष सौ प्रीती शिंदेकर, नवी मुंबई उपाध्यक्ष आहे। आज आझाद मैदानवर धनंजय शिंदे आमचे महाराष्ट्राचे सचिव यांच्या नेतृत्वाच्या खाली आणि महादेव कौशिक सरांच्या अंडरमध्ये हे आंदोलन झालेलं आहे। हा आंदोलन याच्यासाठी झालंय की मुंबई बँकेचे जो घोटाळा आहे, प्रकरण आहे, ते आम आदमी पार्टीने उघड केलेला आहे। मागे 1.5 वर्षापासून धनंजय शिंदे आमचे महाराष्ट्राचे सचिव या सातत्याने पत्र निवेदन करत आहे की ह्या बँकेत घोटाळा आहे। हे जे पदवीधर अध्यक्षपद ह्या चुकीच्या पद्धतीने हे अध्यक्षपद त्यांनी घेतलं आहे। याचा सर्वात मोठा हात बीजेपीच्या नेत्यांचा आहे, शिवसेनेचा आहे, राष्ट्रवादीचा आहे, मनसेचा आहे, काँग्रेसचे सर्व राजकीय पक्षाचे लोकांनी जी बँकेच्या मतदार यादीमध्ये ह्या चुकीच्या पद्धतीने मतदार यादी सुद्धा हे आम आदमी पार्टीने वेळोवेळी त्यांना सांगण्यात आले आहे, तरी सुद्धा ते त्यावर कारवाई करत नाही। अरविंद केजरीवाल यांनी स्वप्न बघितलं की देशामधला भ्रष्टाचार मुक्त करायचा, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राची टीम सुद्धा महाराष्ट्रातल्या भ्रष्टाचार मुक्त व्हावा या धोरणाने आज मुंबईचा घोटाळा जो झालेला आहे, तो भ्रष्टाचार झालाय, त्या निमित्ताने आझाद मैदानवर आज आंदोलन झालेलं आहे। धन्यवाद। नीना जौहरी, आम आदमी पार्टी, नवी मुंबई कोपर खैराने अध्यक्ष। देखिए, आज का मेन मकसद यही था, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से हुआ है। तो आज हमारे जो नेता हैं धनंजय शिंदे जी, उन्होंने 4-5 ऐसे मुख्य मुद्दे उठाए हैं जो भ्रष्टाचार से रिलेटेड हैं। तो उन्हीं को लेकर, जैसे कि मुख्य हैं बैंक घोटाले, उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो मुख्य है आज वो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। आम आदमी को, जो कि एक छोटे से फ्लैट का मालिक होता है, उसको अपना मालिकाना अधिकार तक पूरी तरह सेफ नहीं है, वो एक जमीन का अधिकारी नहीं है। तो उसके लिए मेन आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सरकार आहे आणि त्याच्या विरोधात आम आदमी पक्ष आज ते रस्त्यावर जी। अक्षरा पटेल, आम आदमी पार्टी, महिला अध्यक्ष डोंबिवली। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी ये एक सामान्य नागरिक का आवाज है। अगर आप देखेंगे आज आजाद मैदान पूरा आपियन हो चुका है। हर बंदा चाहता है कि हमें इस भ्रष्टाचार से बाहर निकलना है और आम आदमी पार्टी वो आवाज लेके आगे आया है। अगर आप देखेंगे, बहुत सपनों से इंसान एक घर लेता है, फिर वो 45 लाख का होने दो, 2 करोड़ का होने दो, बहुत सपनों से, बहुत मेहनत से, आज घर लेना आसान बात नहीं है। वो घर लेता है, खुदा ना खास्ता उस घर के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, तब वो कहा जाए अगर उसके पास उसका कन्वेंस डीड ना हो। इस बारे में जन जागृति आम आदमी पार्टी ने लाई है। हमारी मीरा भाईंदर टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। डोंबिवली में भी अभी वही काम हो रहा है और उसी को लेके आज हम यहाँ पे उतर रहे हैं। इतने नामचीन बिल्डर होने के बाद वो लोग कन्वेंस डीड सामान्य नागरिक तक नहीं पहुंचा रहे, और सामान्य नागरिक हमारा घर बन गया तो हम इतना परचेस 100 पेजेस का परचेस एग्रीमेंट नहीं पढ़ते हैं। कन्वेंस डीड अभी लोगों को मालूम पड़ा है कि क्यों जरूरी है, बिकॉज आम आदमी पार्टी घर घर तक वो संदेशा पहुंचा रही है और आम आदमी पार्टी हर एक भ्रष्टाचार का भ्रष्टाचार मिटा के रहेगी। ईडी और सीबीआई सरकार को बता देगी बस हुआ, अभी यहाँ पे आपका राज नहीं चलेगा, क्योंकि आपने स्कूलों पे मार दी, बंद करा रहे हो क्योंकि स्कूलों के में बच्चे आने की संख्या 20 से कम है। अरे शर्म करो, वो स्कूलों को सुधारो, बच्चों की संख्या कम नहीं बढ़ जाएगी, वो स्कूलों को सुधारो। को लेकर मेरा
ये हमारे मुद्दे में शामिल। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे को लेकर काम करना चाहिए लोगों के? हाँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि आम आदमी पार्टी यह सामान्य जनता का आवाज है। आज आप ही बोलिए, आप में से जिस भी भाई बहन का खुद का घर है, 25 लाख कितने भी लाख का आपने घर लिया होगा, अगर आपको बाद में मालूम पड़ता है कि अरे इसका कन्वेंस डीड ही नहीं हुआ है, मैं जाऊंगा कहाँ? 13 साल के बाद, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद अनहोनी में मेरी बिल्डिंग अगर चली जाती है, जैसे उल्लासनगर में हुआ है, वो लोग बेघर हो चुके हैं। हमने इतना लोन निकाल के हमारे सपनों का घर हमारे सामने चकनाचूर हो गया, और उस जगह के ऊपर हमारा नाम नहीं है, क्योंकि 7/12 में हमारा नाम नहीं है, क्योंकि उसके कन्वेंस डीड हमने नहीं बनाई। तो इस आवाज को लेके आम आदमी पार्टी जनता के हर एक छोटे से छोटे सवालों को, सार्वजनिक लेवल के सवालों को लेके लड़ेगी, आंदोलन करेगी और जनता को उसका हक दिला के रहेगी। ये मान के चले आने वाले समय में पूरे महाराष्ट्र, मुंबई, कन्वेंस को लेकर के लोगों को जागरूकता अभियान आम आदमी पार्टी बड़े लेवल पर छेड़ना शुरू करेगी नहीं, कर चुकी है और वो घर घर तक जल्दी ही पहुंच चुका है। लेकर हमने मीरा भाईंदर में बहुत बड़ा काम चालू किया है। हमने देखा पूरे मीरा भाईंदर में नियर अबाउट 80% से ज़्यादा सोसाइटीज़ का कन्वेंस हुआ ही नहीं है। जब हमको ये पता चला तो हमने उसके खिलाफ मोर्चा उठाया। हमने ये छानबीन की कि ये किस वजह से रुका हुआ है। जब हमको ये पता चला कि ये बिल्डर की एक चालबाजी है, एक उनकी एक चाल है, वो जगह हत्या नहीं की। जब उनकी एक जो चाल हमको पता चली, तब हमने उस पर कार्रवाई करनी चालू की। हमने बड़े बड़े नामचीन बिल्डरों के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज करना चालू किया। मुफात जो एक्ट है वो हमको प्रोटेक्ट करता है, हमारी लैंड को हमारे सोसाइटी के नाम पे कन्वेंस कराने के लिए मदद करता है। ये सभी लोगों को मालूम नहीं था। ये हमने सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। हमने लोगों तक ये पहुंचाया कि इस तरह से हमको कन्वेंस मिल सकता है। तभी लोगों को सोसाइटीज़ के माध्यम से या फ्लैट ओनर्स के माध्यम से, हमारे माध्यम से लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची और हमने अभी तक के मीरा भाईंदर में 20 से 25 एफआईआर दर्ज कर दिए हैं और टोटल कंप्लेंट हमने 30 से 32 तक मीरा भाईंदर के बिल्डरों के खिलाफ कर दिए हैं। अभी तक ये मुहिम अभी जारी है और इससे भी आगे बढ़ते जाएगी। हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारी जो मुहिम है ये पूरे महाराष्ट्र तक पहुंचेगी, महाराष्ट्र के हर सोसाइटी तक पहुंचेगी, महाराष्ट्र के हर फ्लैट ओनर तक पहुंचेगी। कार्यकर्ता भी लड़ रहे हैं, जिनको पुलिस उनको दबाने की कोशिश कर रही है। आपको जानकारी है या आने वाले समय में आप इसको कुछ काम करना चाहते हैं? आने वाले समय में काम तो हम लोग कर ही रहे हैं और आने वाले समय में ये सब जो भी मुद्दा है, इस मुद्दे पर हमारी बहुत बड़ी लड़ाई है राजेश जी, और ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और जब तक लोगों का हक नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। हमारी जंग बंद नहीं होगी। प्रॉब्लम्स है, हाँ, ये लोगों तक हम लोग वापस से खबर डालेंगे। जहाँ जिस सोसाइटी में, जिस बिल्डिंग में ये सब प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी हम लोग ये चीज़ आंदोलन हम लोग छेड़ेंगे सर। ठीक, आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र की तरफ से, ठीक है ना, शुरू करो। आज का जो आंदोलन था आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र की तरफ से, उसका मुख्य उद्देश्य था कि सहकार क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो करप्शन हो रहा है, उसका जड़ कितना है। आपको पता है कि प्रवीण दरेकर नाम के जो अभी आमदार है बीजेपी के, उन्होंने कम से कम 2000 करोड़ का घोटाला किया हुआ है मुंबई बैंक की तरफ से। वो पहले मजदूर थे और उसके बाद अभी आमदार बने, पर अभी भी वो मुंबई बैंक की तरफ से संचालक की पोजीशन लेके अभी उन पे एफआईआर की गई है। आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र की टीम और ख़ास करके शिंदे साहब जो महाराष्ट्र के सचिव है और कुसुमाकर कौशिक साहब जो लीगल एडवाइज़र है, वो उस केस पे बारीकी से वर्कआउट कर रहे हैं और ये केस टिल द एंड वो लेकर जाएंगे। और हमारा आम आदमी पार्टी के एक एज अ कार्यकर्ता हमारा फुल सपोर्ट उनको है। सहकार में आपको पता है डीम्ड कन्वेंस जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। मुंबई में भी अगर देखा जाए या मुंबई के बाहर तो बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ है जिनका डीम्ड कन्वेंस या कन्वेंस हुआ नहीं है। हमारा खुद का फेडरेशन है 10 सोसाइटीज़ का, उसमें भी डीम्ड कन्वेंस अभी या कन्वेंस 30 साल से पड़ा हुआ है। हम उस पर फाइट कर रहे हैं, बिल्डर के पास जा रहे हैं। बिल्डर बोलता है कि सब सोसाइटी वाले साथ में हो तब मैं दूंगा, पर मोफा का जो कायदा है अगर वो रद्द कर दिया तो फिर क्या होगा
कि बिल्डर के पास फिर से ऑटोनॉमी आ जाएगी। वो जो ज़मीन है जो सोसाइटी के नाम से है वो बिल्डर को एज पर नॉर्म्स 4 महीने के अंदर कन्वेंस करना चाहिए। उन्होंने अभी तक किया नहीं है 30-30 साल। मुंबई में ऐसी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ है। तो हमारा जो लड़ा है वो उसके खिलाफ भी है। ये जो सरकार है, ये बिल्डर की सरकार बढ़ते जा रही है, उनको रोकने के लिए आम आदमी पार्टी यहाँ पर अपने बेस बनाकर वो लड़ने वाली है। और जब तक ये एंड नहीं होता है, जब तक हमको समाधान नहीं मिलता है, तब तक हम लड़ते रहेंगे। चाहे हमको सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम्स के पास जाना पड़े, चाहे हमको CBI के पास जाना पड़े, चाहे हमको नरेंद्र मोदी के पास जाना पड़े, हमारे जो प्रधानमंत्री है, हम हर एक के पास जाएंगे और हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है या अन्याय करने वाले, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। नमस्ते, ABP न्यूज़ से मिस्टर अली मुल्ला। हमारा यहाँ पर अघोषित शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है, उसका दखल लेने के लिए आए हैं। मैं गयाली मैडम गढ़चिरौली जिला से आई हूँ। यहाँ पर अघोषित शिक्षक महासंघ की ओर से पिछले 234 दिनों से आंदोलन चल रहा है, पर सरकार कोई दखल न देने के कारण आज हमें 10 अक्टूबर से महाआक्रोश आंदोलन छेड़ना पड़ा, जहां पर कि संपूर्ण महाराष्ट्र से जो अघोषित शिक्षक बंधु और भगिनी है वो सब आए हैं। और हम यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि हम पिछले 16 से 20 सालों से जो काम कर रहे हैं, शिक्षक जो पेशा है, शिक्षकी पेशा हम कर रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और हमें 1 पैसा पगार नहीं है। शासन हमें 1 रुपया भी हमें तनख्वाह नहीं देती है। इस तरह से घर संसार कैसे चलता है? बिन पगारी काम करके अब हमारा जीना मुश्किल हो गया है। अब हम और अन्याय नहीं सहेंगे। अब हम हमें हमारा हक का पगार लेकर के ही आजाद मैदान से जाएंगे। आज तो हजारों की संख्या में है और कल 5 से 10 हजार संख्या ऐसे धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। अगर दिवाली तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम सभी महिला जो शिक्षिका है, बहनें हैं, सभी दिवाली भी आजाद मैदान में ही मनाएंगे। मैं अघोषित शिक्षक महासंघ की ओर से शासन से निवेदन करूंगी, एक अघोषित शिक्षिका होने के नाते निवेदन करूंगी, मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि शासन जल्द से जल्द आज ही हमारा GR हाथ में दे और हम यहाँ से हम अपने घर खुशी खुशी घर जाएं, अन्यथा हम इस आजाद मैदान को छोड़ेंगे नहीं। हम आजादी के लिए आए हैं। हम बिन पगारी से, हम बिना अनुदानित से हम यहाँ से छुटकारा पाना चाहते हैं। शासन का हमारा निवेदन है कि हमारी मांगे पूरी करें। धन्यवाद। पगार हमें शासन दी नहीं, पिछले 16-17 सालों से हमें घोषित ही नहीं किया, अनुदान ही नहीं मिला, 1 पैसा पगार ही नहीं मिला, जिसके कारण आज हम यहाँ पर बैठे हैं आजाद मैदान में। हम मीडिया से भी निवेदन करते हैं कि हमारी जो आवाज है शासन दरबार तक, आम जनता तक पहुंचाए। धन्यवाद। नमस्कार, माझं नाव भाग्यश्री मुरलीधर ढोणे आहे आणि मी यवतमाळवरून या ठिकाणी आलेली आहे। आमचं हे महाआक्रोश आंदोलन अघोषित शिक्षकांचं 20 डिसेंबरपासनं या ठिकाणी चालू आहे आणि 235वा आज दिवस आहे या ठिकाणी। आणि आम्ही गेले 15 ते 20 वर्ष बिनपगारी नोकरी करत आहो। घरचे आमचे मिस्टर कमाई करतात आणि त्यातील पैसे घेऊन आम्ही विद्यार्थ्यांना शिकवायसाठी जातो। किती लाजिरवाणी गोष्ट आहे की आज आम्ही आमच्या नवऱ्यासोबत किंवा आमच्या हस्बंडसोबत त्यांना हातभार लावायचा, तर त्यांचीच कमाई घेऊन आम्ही विद्यार्थ्यांना शिकवायसाठी जातो। तर या ठिकाणी मी सरकारला सांगावं वाटते की ज्या आमच्या 3961 जे आमचे प्रस्ताव आहे मंत्रालयामध्ये ते तात्काळ निधीसह घोषित करा आणि तो GR जर आमच्या हातात आला तर आजच आम्ही आझाद मैदान सोडू। जर आमच्या हातात GR आला नाही तर आम्ही आझाद मैदान सोडणार नाही आणि दिवाळी सुद्धा आम्ही याच ठिकाणी साजरी करू, अशा पद्धतीने मी सर्व शासनाला सांगू इच्छित आहे। आज आझाद मैदानावर हे 10 तारखेपासून ज्ञानेश्वर म्हात्रे आझाद मैदानावर 10 दिवसापासून हे आंदोलन सुरू आहे। पण या अघोषित बांधवांचं आंदोलन हे 235वा दिवस हा आझाद मैदानावर मागच्या ऑक्टोबर महिन्यापासून
सुरू आहे ते आज तागायत हे आंदोलन या ठिकाणी सातत्याने हे सर्व कार्यकर्ते या ठिकाणी दटून बसले आहेत. गेल्या 10 दिवसापासून आम्ही माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांची भेट घेऊन त्यांना विनवणी केली होती की साहेब, हा अनुदानाचा प्रश्न आपण तातडीने सोडवा. यामध्ये अघोषित शिक्षक आहेत, त्रुटीपूर्तता शिक्षक आहेत, अंशतः अनुदानावरचे शिक्षक आहेत. मोठ्या प्रमाणामध्ये आज राज्यातून शिक्षक बांधव या ठिकाणी आले आहेत. उपाशी तापाशी राहून या ठिकाणी आंदोलन करत आहेत आणि हे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी आमचे आमदार डॉक्टर बालाजी किनीकर साहेब हे वर्षावर आत्तासुद्धा ठाण मांडून बसले आहेत. काल शिक्षण मंत्र्यांबरोबर जी बैठक झाली त्या बैठकीमध्ये त्यांनी असं सांगितलं की 15 नोव्हेंबरपर्यंत अघोषित शाळांच्या ज्या याद्या आहेत त्या घोषित करतो आणि येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये अनुदान देतो. परंतु याच्यावर ठोस असा काही निर्णय आम्हाला दिसत नाहीये. म्हणून आमच्या सर्व शिक्षक बांधवांना आम्ही सांगितलंय, पण त्यांना या गोष्टीवर विश्वास नाही. कारण यापूर्वी असं झालेलं आहे, अनेकदा सकारात्मक चर्चा काहीतरी आम्ही करू अशा प्रकारची चर्चा शासनाकडनं आलेली आहे, पण ठोस हातामध्ये कोणत्याही प्रकारचा निर्णय येत नाही. तोपर्यंत आमचे शिक्षक बांधव या ठिकाणी उठणार नाही आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघ, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना आणि आम्ही सर्वजण यांच्या पाठीशी आहोत. अनुदान घेतल्याशिवाय, आमच्या याद्या घोषित करून घेतल्याशिवाय शिक्षक बांधवांना न्याय. सौनेहा विजय निगोट, मी नागपूरवरून आली आहे. आज 5-6 दिवस झालेले, 10 दिवस झालेले आमचं आंदोलन सुरू आहे. तसं 235 दिवस झाले आंदोलन सुरू आहे, पण जल आक्रोश 10 दिवसापासून आंदोलन करतोय आम्ही, तरीही शासनाला अजूनही जाग आली नाही आहे. फक्त आम्हाला ते चॉकलेट सारखं काल त्यांनी एक निवेदन दिलं आहे, बोलले आहेत की आम्ही 15 तारखेपर्यंत याद्या जाहीर करतो. पण आम्ही त्याच्यावर विश्वास कसा ठेवायचा की याद्या जाहीर करतील? 20 वर्ष झाले आहेत की आज याद्या जाहीर करतो, उद्या जाहीर करतो, असंच आम्हाला ते सांगतात आहे. आणि आम्ही सगळे कानाकोपऱ्यातून महाराष्ट्रातून लोक आलो होतो आहे. आमची मुलं छोटे आहे. माझा मुलगा तर 2 वर्षाचा आहे. मी त्याला नागपूरला सोडून आली आहे आणि इथे एवढ्या दिवसापासून आलेलो आहे, तरीही शासनाला जाग येत नाही. आणि आम्ही असंही ठरवलंय का जर याद्या मिळाल्या नाही तर आमचे मुलं आम्ही सर्व इथे बोलवून दिवाळी इथेच साजरी करू आणि इथेच राहू. जोपर्यंत आम्हाला शासन निर्णय देत नाही, याद्या जाहीर करत नाही, तोपर्यंत आम्ही इथेच राहू असं ठरवलंय. नाही तर त्याआधी शासनाने आमच्या याद्या जाहीर कराव्या. एवढंच बोलते आहे आणि धन्यवाद. मी प्राध्यापक आनंद करणे, नांदेड जिल्ह्यातून आलोय. अघोषित नावाचा एक भयानक कलंक माझ्या कपाळी आहे. आपण जे काही आज हजारो शिक्षक या आझाद मैदानावर पाहतो आहोत, 20 वर्षे झालं ते बिनपगारी काम करतात. वेल क्वालिफाईड सरकारचे कर्मचारी म्हणून आम्हाला जरी दर्जा असला तरी दर्जा असूनही आम्हाला पगार नाही आहे. आणि म्हणून मंत्रालय स्तरावर 3961 एवढे प्रस्ताव आज 2 वर्ष झालं प्रलंबित आहेत. त्या प्रस्तावावर येणाऱ्या उद्याच्या कॅबिनेटमध्ये सरकारने निर्णय घ्यावा आणि आम्हाला निधीसह घोषित करून आमचा प्रश्न निकाली लावून आम्हाला न्याय दिला पाहिजे. ही रास्त भूमिका आणि संवैधानिक भूमिका, आमच्या हक्काची भूमिका आम्ही घेऊन आझाद मैदानावर बसलेलो आहोत. पण मंत्रालयात बसलेले संत एकनाथ महाराजाचा वारसा चालवणारे खऱ्या अर्थाने आजही संतांच्या भूमीमध्ये जे आम्ही अध्यात्मसुद्धा शिकवतो विद्यार्थ्यांना, त्या गुरूंना मात्र आज मोठ्या प्रमाणामध्ये अन्यायाला सामोरं जावं लागत आहे. आणि मला खात्री आहे की हे सरकार आमचं काम निश्चित करेल. कारण एकनाथजी शिंदेसाहेब हे गरिबीतून वर आलेले आहेत. त्यांना कौटुंबिक दुःख माहिती आहे. त्यांना अनेक गरिबांचे, तळागाळातील वंचितांचे प्रश्नसुद्धा माहिती आहेत. कारण ते एका वंचित घटकातून वर आले, अशा पद्धतींची त्यांची नेहमीची भूमिका राहिलेली आहे. पण त्यावेळेसच आम्हाला खरं वाटेल, कारण आम्हाला तो न्याय भेटणं नितांत गरजेचं आहे. 20 वर्ष झालं प्रलंबित प्रश्न ठेवणं शिक्षण क्षेत्रासारख्या अतिशय महत्त्वाच्या क्षेत्रामध्ये हे महाराष्ट्रासाठी निश्चितच अत्यंत घातक आहे, महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी अत्यंत घातक आहे. म्हणून त्यांनी उद्याच्या कॅबिनेटमध्ये आमचा निर्णय घ्यावा. अन्यथा आम्ही मात्र सर्व शिक्षक बांधवांनी ठरवलंय, आमच्या सहकुटुंबासहित आम्ही आझादी का अमृत महोत्सव आणि दिवाळीसुद्धा याच आझाद मैदानावर साजरी करणार आहोत.